वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ हिंदी विषय से वर्ग 10 के 5 पाठ के रूप में हम लोग देखेंगे, यानी लेसन आपका 5 है। जो पाठ का नाम बहादुर है, इसको अमरकांत जी किस तरह से वर्णन किए हुए हम लोगों के बीच में, अर्थात बहादुर या शीर्षक जो दिया गया है पाठ का, तो ये बहादुर क्यों दिया गया है? एक ऐसे बहादुर के रूप में जैसे एक बच्चे की पहचान की गई है, और एक ऐसे बच्चे का नाम यहाँ बहादुर दिया गया है कि वो बच्चा जो है नेपाली है, और वह कैसे, जैसे कहा जाता है, आप ऐसे जानते भी हैं कि आदमी को कौन कहता है, जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं, और जिस बच्चे को या जिस मनुष्य को या जिस जानवर को प्रेम की कमी होने लगे, समझिए कि वह मनुष्य से या किसी अपने प्रतिद्वंदी से वह प्रेम वहां पे कम कर लेते हैं। तो इस तरह से यह अमरकांत जी यह वर्णन कर रहे हैं बहादुर के रूप में। तो पहले हम बहादुर शीर्षक को देखने से पहले हम अमरकांत जी के बारे में 2-4 शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि हिंदी के सशक्त अगर कथाकार के रूप में कहा जाए तो इनका, अमरकांत जी का जन्म यहाँ जुलाई 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में है। नागरा जगह का नाम है, बलिया आप जानते हैं, बलिया जिला उत्तर प्रदेश का। तो बलिया उत्तर प्रदेश में नागरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया में था, वहीं से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए थे। और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद से भी इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रारंभ किया। और इस तरह से 1942 में स्वाधीनता का जो संग्राम चल रहा था, जिसे हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में इन्होंने शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई को अधूरी ही छोड़ दिया, पढ़ाई को पूरा नहीं किया। और 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र बोस कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। और फिर 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हो गया, तो 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने BA किया। और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र जो सैनिक के संपादक थे, संपादकीय के रूप में, अर्थात संपादकीय विभाग में इन्होंने नौकरी कर लिया। फिर आगरा में ही प्रगतिशील लेखक संघ में वे खुद में शामिल हो गए, और वहीं से इन्होंने कहानी के रूप में, जैसे कहा जाता है कि इन्होंने लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत कर लिया। बाद में चलकर वे दैनिक के रूप में, जैसे आप देखेंगे, अमृत पत्रिका है, इलाहाबाद है, दैनिक भारत है, या दैनिक के रूप में ही भारत है, इलाहाबाद मासिक पत्रिका के रूप में, ऐसे इसके बाद कहानी में जैसे इलाहाबाद तथा मनोरमा, इलाहाबाद के संपादकीय विभागों के संबद्ध भी रहे हैं। और अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी, अगर कहा जाए कि कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत होने का यहाँ पे सम्मान मिला था, तो इस तरह से उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजने का काम किया गया। आजादी के बाद अगर हम कहें कि हिंदी कथा साहित्य के रूप में या महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत जी की कहानियां ऐसे मध्यम वर्ग, विशेषकर अगर हम निम्न वर्ग की बात करते हैं, तो इसके जीवनानुभव और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत इन्होंने करने का काम किया है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में वे अपने जीवंत मानवीय स्पर्श का, जो मानवीय संस्पर्श है, इस संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। और अमरकांत जो है, इनके व्यक्तित्व की तरफ अगर उनकी भाषा में भी हम ध्यान देते हैं, तो एक खास किस्म की फकड़पन यहाँ पे नजर आता है। और लोक जीवन के मुहावरों, और हम देशज की बात करते हैं, देशज शब्दों के प्रयोग में उनकी जो भाषा है, इस भाषा में एक विशेष, अगर कहा जाए कि एक ऐसी चमक पैदा होती है, विशेष भाषा के रूप में हम कहते हैं कि चमक पैदा होती है, जो पाठकों को निजी लोक में ले जाने का काम करती है। अमरकांत जी की कई कहानियां हैं, उस कहानी संग्रह का जैसे और उपन्यास के रूप में हम देखते हैं कि जिंदगी और जोंक जैसे आप देखेंगे, देश के लोग देखेंगे, मौत का नगर देखेंगे, या मित्र मिलन देखेंगे, कुहासा देख सकते हैं। इसके बाद आदि उनके कहानी संग्रह में और देखेंगे, कहानी संग्रह और जैसे सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि इन्होंने उपन्यास के रूप में इन्होंने प्रकाशित। उपन्यास में इन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी इन्होंने लिखने का काम किया है। अमरकांत जी की प्रमुख अगर हम कहें कहानी में, जैसे मझोले शहर के नौकर की लालसा,
वाले एक निम्न वर्गीय परिवार के में काम करने वाले बहादुर की यहाँ कहानी प्रस्तुत की गई है, जो एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, जो परिवार की नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में अगर हम कहें तो यहाँ बहादुर के आने और उसके स्वच्छंद जो निश्चल स्वभाव है, इसके आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद अगर एक दिन अगर कहा जाए कि स्वभाव उसकी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती हुई या कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की यहाँ कहानी प्रस्तुत की गई है। और एक ऐसी कहानी है जिसमें सबका मन झकझोर देने वाली कहानी है। लेखक घर के भीतर और बाहर के जो यथार्थ है, यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी को हम लोग के बीच में बयान करने का काम करते हैं। और इस कहानी को अगर हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मानवता को भी झकझोरने का काम इसमें किया गया है। हिंदी कहानी के एक नए नायक को यहाँ पे उन्होंने अपनी कहानी की प्रतिष्ठित करने का काम किया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ कहानी के रूप में, जैसे बहादुर कहानी जो है, इस बहादुर कहानी में अमरकांत जी हम लोगों के बीच में किस तरह की बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ अमरकांत जी के शब्दों में कहा जाए कि अमरकांत जी कह रहे हैं कि मैं सहसा ही बहुत गंभीर था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति किसी अगर खुशहाल बातें आता है, खुशहाली की बातें आता है तो वो बहुत गंभीर हो जाता है। वैसा ही यहाँ लेखक भी बहुत गंभीर थे। जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। यानी आंखों को मलकाने का मतलब समझ रहे हैं कि आंखों को बुरी तरह से वो मलका रहा था। उम्र क्या था? तो 12-13 वर्ष का उम्र था। ठीकना चकैत शरीर था, गोरा रंग था, लेकिन चपटा मुंह था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज पहना हुआ था और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग क्या हुए थे कि खड़े हुए थे। जितने परिवार के सदस्य थे उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। और इनके पत्नी का नाम निर्मला था। तो निर्मला क्या करते? निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़की को देख रही है और कभी यहां अमरकांत जी को देख रही है। निश्चय ही वह 5 ऐसे लग रहा है कि पंच के बराबर अपने आप में हो गई थी। उस बच्चे को लेकर मेरे साले साहब आए हुए थे, क्योंकि साले साहब उस बच्चे को लेकर जब आए थे तो नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था घर के लिए। अमरकांत जी की बातें हैं कि नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार जो थे अच्छे ओहदे पर विराजमान थे और उन सभी के यहाँ नौकर चाकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया हुआ था, बहन के घर, तो वहां नौकरों का सुख मैंने देखा। मुझे देखने के लिए मिला कि नौकरों से क्या सुख मिलता है। मेरी दोनों भाभियां जो थी रानी की तरह बैठकर चरपाइयां तोड़ रही थी, जबकि निर्मला जो थी, निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक पूरे मेहनत के साथ खटाई करना पड़ता था। मैं यहाँ लेखक बता रहे कि मैं इस ईर्ष्या मेरे मन में आ गया और मैं ईर्ष्या से बिल्कुल जल गया। इसके बाद जो था, नौकरी पर वापस आया तो निर्मला यानी कि दोनों समय, निर्मला जो इनकी पत्नी थी, दोनों समय नौकर चाकर की माला जपने शुरू कर दी थी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई अगर कहा जाए कि इस दुनिया में नहीं होगी, ऐसा निर्मला कहना शुरू कर दी थी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है, यह भी बात कहना शुरू कर दी थी। तो इस तरह से उसे नौकर का काफी सुख लेने का आनंद मन में समा चुका था। तो पहले साले साहब जो थे, साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा कि वो लड़का जो था, उसका जो असाधारण किस्सा था, वो साले साहब ने अपने मुखबाणी से उसे सुनाया। वह एक नेपाली लड़का था जिसका गांव था नेपाल और बिहार की सीमा पर ही, जो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पे उसका गांव था। उसका बाप जो था वह युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ जो थी सारे परिवार का भरण पोषण करने का काम करती थी। उसकी माँ ऐसे अंदर से बहुत गुस्सैल थी और उसको बहुत ज्यादा मारने का और पीटने का काम करती थी। उस बच्चे को माँ उसकी चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाने का काम करे, जबकि वह पहाड़ या जंगलों के बीच में निकल जाया करता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर और उस बच्चे को पकड़ता था या उसके अंडे को पकड़ता था या फल तोड़कर वह खाते रहता था। कभी कभी तो ऐसे होता था उस बच्चे के साथ कि वो पशुओं को चराने के लिए भी ले जाया करता था। उसकी एक बार की एक कथा है कि उसने एक बार
उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। यानी उस नेपाली लड़के ने उस भैंस को सबसे ज्यादा मारा जिसको उसकी माँ प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, और इससे काफी चिढ़ था क्योंकि माँ इसको मारती थी। तो मार खाकर भैंस इसने क्या किया कि उस भैंस को बहुत मारा चिढ़ के माध्यम से, और मार खाकर भैंस जो थी भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। जब माँ के पास चली गई तो देखिए क्या होता है कि जो कुछ दूरी पर एक खेत में जाकर काम कर रही थी उसकी माँ, अब माँ जब देखी कि भैंस को बहुत पिटा गया है तो माँ का माथा ठनक गया, क्रोध में आ गई। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ आखिर में भागा तो भागा क्यों? जरूर लौंडे ने इससे काफी मारने का काम किया होगा, बहुत मारा होगा। वह गुस्से में आग बबूले हो गई। जब लड़का आया तो मां ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान कर लिया, एक कल्पना कर ली कि भैंस को इसने कितना मारा होगा, और अनुमान करके एक डंडे से उससे दुगुनी पिटाई करना शुरू कर दी, और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर वह घर की तरफ वापस लौट गई। लड़के का मन माँ से बिल्कुल फट गया क्योंकि माँ तो हमेशा मारने पीटने का काम करती थी, और इस दिन की मार जो था यह लड़के के लिए माँ के अंदर से प्रेम, यानी माँ के प्रति लड़के के अंदर से प्रेम यह बिल्कुल तोड़ दिया। और क्या होता है कि वह रात भर अपने माँ से क्रोधित रहा और रात भर जंगल में जाकर छुपा रह गया। जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह होने के बाद वह घर की तरफ पहुंचा और चोरी छुप के क्या किया कि घर में घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया जो थी, माँ जो रखी हुई थी घी की हांडिया, उसमें हाथ डालकर माँ के रखे हुए रुपये जो थे उस रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिया, और जब 2 रुपये निकाल लिया तो अंत में वहां से क्या हुआ कि 9 2 11 हो गया, अर्थात भाग गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन पड़ता था, और उस बस स्टेशन से वहां गोरखपुर जाने वाली बस चलती थी। वो गोरखपुर वाली बस पे बैठ गया। यह कहानी यह कभी सुनते हैं, और जैसे ही पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है जी, यह लेखक जो है अमरकांत जी पूछ रहे हैं उस बच्चे से कि तुम्हारा क्या नाम है जी, तो बच्चा कहता है कि दिल बहादुर साहब, दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी सी झंझनाहट थी। मुझे यहां लेखक कह रहे हैं कि मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर ही समझने का काम करे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है, ऐसे लेखक बता रहे हैं। उस नौकर को समझा रहे हैं जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर को भी खाना पहनना मिलेगा। अगर वहां, ऐसे लेखक कह रहे हैं कि अगर वह यहां रह गया तो ढंग सऊर निश्चित वो सीख जाएगा, उसके अंदर जो ढंग सऊर है उसे मिल जाएगा। घर के और लड़कों की तरह भी वो पढ़ लिख लेगा, और पढ़ लिख कर वो भी एक आदमी बन सकता है और उसकी जिंदगी भी सुधर सकती है। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश उसके अंदर धुसेड़ दिए। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, बता रही है निर्मला उस बच्चे से कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाएगा और न ही किसी का कोई काम करेगा। कोई बाजार से कुछ लाने के लिए अगर कह देता है तो वह अभी आता हूं कहकर वह धीरे से अंदर घर की तरफ खिसक लेगा। ऐसे हिदायतें उसको दी गई निर्मला के द्वारा। उसको घर के सभी लोगों के सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, ऐसी बातें कही गई, और भी बहुत सी बातें बहादुर को समझाया गया। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से जो दिल शब्द था उसको निकाल दिया, और दिल बहादुर जो था इस दिल बहादुर से उसको बहादुर बना दिया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से, लेकिन अगर कहा जाए कि बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला, जितना लोग सोचे नहीं थे उससे ज्यादा हंसमुख निकला, उससे ज्यादा मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में, यानी लेखक बता रहे हैं कि मेरे घर में जो था वह एक उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहता था। जैसा कि प्रथम बार अगर आप देखेंगे अपने घरों में कि एक तोता मैना या पीला पालने का आप प्रचलन करते हैं और लाते हैं, तो देखिएगा कि कितने मेहनत और कितने उसमें लगाव आपका बना रहता है। उसी तरह से बहादुर के साथ सबका लगाव बन गया था। जैसे ही सुबह होता था वो मोहल्ले के छोटे जो लड़के थे घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको जैसे देखते थे और देखकर हंसते और तरह तरह के बहादुर से प्रश्न किया करते थे। अब देखिए प्रश्न क्या करते थे। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो?
ए तुमने शेर को देखा है? ऐसी ही बातें कुछ और भी प्रश्न किया करते थे। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती थी कि पहाड़ी गाने गा के सुनाओ। घर के लोग भी उससे इसी तरह की छेड़खानियां भी किया करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता भी था, क्योंकि उत्तर देने के साथ साथ उसे हंसने की एक आदत सी थी। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी ही फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को यह अक्सर सुना ही देती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को जलाती बुनाती है। ऐसे मैं औरत नहीं हूं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूं। निर्मला सुना देती है। उन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया है, यानी अमरकांत जी के बारे में बता रही है कि उन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया है कि 100-150 की महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातों को सुनाती है पड़ोसियों को, क्योंकि अब जानते हैं कि गांव में महिलाएं जो होती है अपने से ज्यादा पड़ोसियों का ध्यान रखती है कि कौन क्या सुन रही है और किसको क्या सुनने की जरूरत है। तो इस तरह से एक नेकर कमीज भी तो उसी रोज लेके आ गए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं तुम्हारे लिए। ऐसे बातें को, जो बातें होती थी, ऐसे निर्मला अक्सर बहादुर को सुना देती थी, और बहादुर को नहीं बल्कि गांव के बगल वाले महिलाओं को सुनाने का काम करती थी। धीरे धीरे बहादुर की स्थिति यह हो गई कि वह घर के सारे काम पे मन लगाने लगा, सभी कामों को अकेले करने लगा। सवेरे ही जब उठता था तो बाहर नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता था और वहां से दातुन तोड़ के लाता था। दातुन भी तोड़ने में उसकी एक कला थी। वह हाथ का सहारा लिए बिना पेड़ पर कुछ दूर तक दौड़ते हुए चढ़ जाता था, बिना कुछ पकड़े हुए, और इस तरह से मिनट भर में वो पेड़ की पुतली पर नजर आने लगता था। निर्मला छाती पीटने लगती थी और कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वह घर की सफाई भी करता रहता, कमरों में पोछा लगाने का काम करता था, अंगीठी जलाने का काम करता था, चाय बनाता था और सबको लाकर पिलाने का भी काम करता था। ऐसे ऐसे एक काम पे उसका मन लगने लगा था। दोपहर के कपड़े भी धोने का काम करता था, इसके बाद बर्तन भी मलने का काम करता था। वह रसोई बनाने की भी जिद किया करता था, पर निर्मला जो थी स्वयं सब्जी और रोटी बनाने का काम करती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि उसकी अगर कहा जाए कि उसी दिन तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा खा रही थी निर्मला। बहादुर उसको कोई काम करते देखता था तो कहता था कि माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता तो समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ने लगता और दौड़ते हुए कमरों में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख दिया करता था। लेखक बता रहे हैं कि जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो देखिए क्या होता, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर अपने अनुभव की व्याख्या सुनाने का काम करते थे। बाद में वह भी आता था, वह भी अपनी बातों को सुनाता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता था, लेकिन फिर क्या करता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। वह कोई बहुत ही मामूली घटना का रिपोर्ट देता था, और लोग अपनी कुछ विशेष बातों को बताते थे, लेकिन वह मामूली घटना का रिपोर्ट देता था और कहता था कि बाबूजी बहन जी की एक सहेली आया था, और इस तरह की बातों को सुनाता था। या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। तो इसके बाद वह इस पर और भी हंसने लगता था। ये बातों को सुनाने के बाद उसे लगता था कि मैंने बहुत बड़ी बात कह दिया है, और हंसने लगता था। गोया बहुत ही मजेदार बात ऐसे उसके अंदर लगता था कि मैंने यह बात यहाँ लेखक से कह दिया है। उसकी हंसी बड़ी ही कोमल और मीठी लगती थी, हर किसी को पसंद आती थी। जैसे फूल की पखुड़ी बिखर गई हो, उस तरह से उसकी हंसी नजर आती थी। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था और उससे बातें नहीं करता था। निर्मला कभी कभी क्या करती थी कि उसे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो वो बताता है कि नहीं। तो पूछती है क्यों? तो कहता है माँ वो मरता क्यों था। इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात उसके लिए थी। तब वो कहती थी, तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? तो कहता था कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है, और वह भी हंसता था, उसके बाद भी हंसने लगता था।
निर्मला ने उसको एक फट्टी पुरानी दरी दे दिया था। घर से वह एक चादर भी ले आया था और रात को काम धाम करने के बाद यह उसका काम यह होता था कि जब काम धाम हो जाता था तो बाद में वो भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई जैसे बसखट था, उस पर अपना बिस्तर बिछाता था और उस बसखट पर बिस्तर बिछाने के बाद वह बिस्तरे पे बैठ जाता था और अपनी जेब में कुछ इस तरह के वस्तु रखा हुआ था कि कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाईं ओर झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना बार बार मुंह देखने का काम करता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था, जब भी देखता था तो बहुत खुश हो जाता था। इसके बाद कुछ और भी उसकी जेब से निकलकर क्या करता था कि उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां होती थी उसके जेब में, पुराने ताश की एक गड्डी रखा हुआ था, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े रखे हुए थे, ब्लेड रखा हुआ था, कागज की नाव बना के रखा हुआ था, क्योंकि बच्चा था और बच्चा तो खेलने का काम करता ही है। वह कुछ देर तक उनसे खेलने का काम करता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाते हुए भी गीत गाने लगता था। उन पहाड़ी गानों के अर्थ यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भले ही हम समझ ना पाते हों, लेकिन उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी कि वह मीठे ढंग से ही अपने उदास का व्याख्या कर देता था। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुलाने की बात कर रहा हो, ऐसे वह गाने को गाता था। और इस तरह से दिन मजे से बीतते जा रहे थे। और इसी बीच में बरसात का समय आ गया। पानी रुकता था, पानी बरसता था। लेखक जो है अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा ही ऊंचा महसूस करने लगे थे। अपने परिवार और जो संबंधी थे, संबंधियों के बड़प्पन तथा शान शौकत पर मुझे हमेशा से गर्व जो रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी अब अपने आप से मैं तुच्छ समझना शुरू कर दिया था। या लेखक अपनी बातों का, अपने अंदर की बयानों का व्याख्या कर रहे हैं। मैं किसी से सीधे मुंह अब बात नहीं करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली से शरारत पर अब डांट डपट दिया करता था। ऐसे लेखक अपने बातों को जिक्र कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पड़ोसियों को सुना भी चुका था कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखने का काम करता है, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में यह शुभ सूचना दे आई थी और आधी तनख्वाह तो नौकर पर वो कह रही थी कि खर्च हो रही है। बातें बढ़ा चढ़ा के करना जैसे महिलाओं की कुछ आदत होती है। पर रुपया पैसा कमाना इसलिए कमाया जाता है। वे तो कई बार यह भी कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया और ला के भी दिखाया। इस तरह से अगर कहा जाए तो निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिलने लगा था। इतना आराम की जिंदगी सब लोग काटने लगे थे कि घर खूब साफ और चिकना दिखने लगा था, कपड़े चमाचम सफेद दिखने लगे थे। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर चुकी थी। अब कोई एक खर भी नहीं टकसाने का काम करता था। ज्यों का त्यों सब लोग पड़े रहते थे। किसी को मामूली से भी काम करना होता था तो बहादुर को ही आवाज दे दिया करते थे, बहादुर एक गिलास पानी लेकर आओ, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर से आए दिन होने शुरू हो गए। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचना और घूमना शुरू कर दिया। सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे जो होते थे 8 बजे से पहले कोई नहीं उठते थे। मेरा बड़ा लड़का, जो यहाँ लेखक के हिसाब से कहा जा रहा है कि उनका सबसे बड़ा लड़का जो था किशोर, यहाँ किशोर काफी शान शौकत और रूबदाब से रहने का एक तरह से कायल हुआ करता था। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने के लिए आवश्यकता महसूस कर लिया था। वह चाहता था कि बहादुर को कड़े अनुशासन में रखा जाए। और इसका परिणाम यह होता है कि उसने अपने सभी काम जो था बहादुर को सौंप दिया था। सवेरे उसके जूते की पॉलिश लगनी चाहिए थी, बहादुर ही करेगा। कॉलेज जाने के ठीक पहले उसके साइकिल की सफाई होनी चाहिए थी, बहादुर ही करेगा। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए थी, ये बहादुर ही करेगा। रात को सोते समय नित्य ऐसे रोज की बात था कि बहादुर ने अपने शरीर के उसके शरीर की मालिश भी क्या करता था और मुखी भी लगवाने का काम बहादुर से वो करना शुरू कर दिए थे। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी तो हो ही सकती है, क्योंकि एक नासमझ बच्चा जो सामने है।
जब ऐसा होता तो देखिए क्या होता कि किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ भी छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप और कहता था बहादुर से कि देख बे, किशोर ये चेतावनी देते हुए कहता था कि मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। ऐसे शब्दों से गालियां देना शुरू कर दिया। रोज ही कोई ना कोई बात होने शुरू हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे, यानी लेखक बता रहे हैं कि पत्नी मुझे रिपोर्ट हमेशा देने का काम करती थी। मैंने किशोर को माना भी किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि कोई थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, क्योंकि नौकर जो है फिर एक हाथ से ताली बजती ही कहाँ है, क्योंकि बहादुर भी बदमाशी निश्चित रूप से करता होगा। ऐसे लेखक ने अपनी बातों में सोच रखा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए मैंने खुद देखा। और देखा तो निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रही थी, लेकिन वो बहादुर को पीटते जा रहा था। आखिर बात क्या था, तो देखिए मैंने किशोर को डांट कर अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम के समय में साइकिल की सफाई जो करना बहादुर की जिम्मे था, वह बहादुर भूल चुका था और किशोर ने उसको मारा तथा गालियां भी दी। तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया कि मैं आपका काम नहीं करने वाला हूं। तो आप समझ रहे हैं कि जो अपने मां से नाराज होकर पिटाई के चलते भाग के आया हुआ हो, वह यहां से भी क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा बहादुर के मन में भी नहीं था। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से जब पूछा। यहां लेखक बता रहे हैं कि मैंने जब पूछा तो बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। वह रोते रोते हुए बोला इस बात को कि मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। तो इस तरह से मैं, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं यह बात जानता था कि किशोर उसको और भी गंदी गालियां देता था और उससे भी ज्यादा गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कह दिया था। तो सुअर का बच्चा कहना बहुत बड़ा बात हो गया, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निश्चित रूप से कहा जाए कि वो गाली उसके बाप पर भी पड़ती थी कि उसके बाप को सुअर कहा गया। मुझे यह लेखक यह बता रहे हैं कि इस बात पे सुनकर यानी इन्हें कुछ हंसी सी आ गई। लेकिन अगर कहा जाए कि किशोर जो था, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं यह कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व थे, क्योंकि मैं तो गृह का मालिक था, उस घर का मालिक था। मैंने यानी लेखक ने वहां पे बहादुर को समझाने का काम किया और कहा कि बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज होती है। जो तुमसे उनसे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त पसंद नहीं है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। इस तरह की बातें सुनाना शुरू कर दिए। जाकर दूसरे घर में देखो तो पता लगेगा कि नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। ऐसे कहकर इन्होंने बहादुर को समझाया, डांटा, लेकिन उस बात को चुपचाप यहाँ बहादुर सुनते रहा। फिर हाथ मुंह धोकर काम पर लग गया और जल्दी वह तुरंत ही खुश भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गीत को गाते रहा और गीत को जब गाते रहा, लेकिन कुछ दिन बाद एक और भी गड़बड़ी सामने आ गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकने के काम करती थी, इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर को देती नहीं थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे आकर या निर्मला को आकर सिखा गई, क्योंकि औरतों को जब सुनाने का काम करेगी तो दूसरी औरतें भी तो इनको सुनाएगी। आकर सिखा कर चली गई कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वो बहादुर से कहे कि वो अपने लिए रोटियां कुछ सेक लिया करे। क्या नौकर को रोटी पका के खिलाओगी? तो अपने लिए सेक लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने के से उनकी आदतें बिगड़ भी सकती है। यह बात निर्मला के मन में जच गई। निर्मला काफी इस बात से प्रभावित हुई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग कर दिया। वह पहले अपने लिए रोटियां बना ली, चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उसे देखकर उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन क्या था, निर्मला पूछती है कि क्या हो गया रे? फिर भी वो कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना रोटियां, अपने लिए रोटियां बना।
ऐसा निर्मला ने कहा। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते हैं, खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद मैंने कर दिया। निर्मला कहती है कि बाहरे इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा ही सोना पड़ेगा। पर बहादुर जो था यह क्या किया, उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला के अंदर गुस्सा से उनका बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पे 2-3 थप्पड़ जमा दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए किशोर तुम्हें मारता है। यह बात निर्मला ने सुनाया। यही वजह है कि तुम्हारी मां भी तुझे मारती होगी, चल बना रोटी अपनी। तो कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी मां भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकवाने का काम करती थी। वह इसी बात पे रोना शुरू कर दिया। उसे काफी रुलाई आने लगी क्योंकि उसे अपनी मां की याद आने लगी वहां। तो क्या मैं तेरी मां ही हूं, मां हूं कि तुझसे जिद कर रहा हूं? मुझसे तुम जिद कर रहा है? घर के लड़के के बराबर तुम अपने आप में बन रहा है। मारते मारते मुंह तेरा रंग दूंगी, ऐसे निर्मला ने जब बहादुर को सुनाया। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। और अंत में क्या हुआ कि मुझे निर्मला ने कही कि मुझे बहुत गुस्सा आया और इस तरह से उसको डांटा और समझाया। पर वह जब नहीं माना तो रात भर वह भूखे ही रह गया, भूखे ही सो गया। पर सवेरे जैसे उसने उठा, सुबह उठकर वह पहले की तरह ही फिर से हंसना शुरू कर दिया। उसने अंगीठी जला दिया, अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियां जो थी उसको देखकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर वह रात की बची हुई जो सब्जी थी उसी को लेकर उसने खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ यहाँ खुल चुका था क्योंकि इधर जो किशोर मार रहा था अब निर्मला भी मारना शुरू कर दी थी। वह उससे कुछ अब चिढ़ चुकी थी। अब बहादुर जो था, बहादुर से कोई भी गलती होती थी तो निर्मला भी क्या करती थी, उस पर तुरंत हाथ चला देने का काम करती थी। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और वह भी कभी कभी एक गलती के लिए दोनों ही मारना शुरू कर देते थे। अब इसी तरह से बरसात बीत गया। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा। मैंने यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं बहादुर की माँ के पास एक चिट्ठी भी लिखा कि उसका लड़का मेरे पास बहुत ही मजे में है और उसकी तनख्वाह भी के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। और इस तरह से, लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जब जवाब नहीं आया था तो मैंने बहादुर से यह बात भली भांति कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो इस पैसे को वो लेते जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज भी हो सकता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी कभी इसको रोकने का प्रयास भी करता था, फिर यह सोचकर मैं चुप हो जाता था कि नौकर चाकर को जो होते हैं मारपीट तो खाते ही रहते हैं। लेकिन एक दिन की बात यहाँ पे सबसे अजूबा सी हो गई कि एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार यहाँ पे जब आए मेरे घर पर, यहाँ लेखक बता रहे हैं तो बीवी बच्चों के साथ ही आए थे। वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ पहुंचे हुए थे तो यहाँ भी उन्होंने मुलाकात करने के लिए सोच लिए और यहाँ घर पर आ गए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई और जहां मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर आया, नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी यहाँ जब छनने लगी तब उसी बीच में क्या होता है, पर इसी समय एक यहाँ घटना घट जाती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी जो होती है नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगती है। फिर उन्होंने चारपाई के नीचे झांक कर देखना शुरू कर दिया। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। अब देखिए क्या है, लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या अब इतना इंक्वायरी कर रहे हैं, तो रिश्तेदार की पत्नी जो थी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोलती है कि क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकलकर यही चारपाई पर रखे हुए थे, पर वे नहीं मिल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि आपको ठीक याद है ना? तो कह रही है हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। मैंने खूंट जो रुपये थे मैंने खूंट से मैं बांधे रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था और उसके बाद फिर से चारपाई पर रख दिए थे। 4 रुपये की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ में थमा दूंगी।
रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी तो यहाँ, नहीं तो उधर से ही मैं मिठाई लेकर आई होती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने से अच्छा नहीं लगता है। बताइए अब मैं क्या करूं? उधर से कहीं की अब नहीं रही, अब तो मेरा पैसा भी चला गया, मैं यहाँ पे बेइज्जत भी हो रही हूँ। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा और यहाँ पे जैसे था कि फिर मेरी ओर वह सिर झुकाकर, बहादुर जो था, यहाँ मेरी ओर सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, बहादुर से पूछिए, वह इधर ही आया था, ऐसे कह दी उसने। कुछ देर यहीं पे सिर झुकाकर खड़ा हुआ था, फिर तेजी से वो बाहर चला गया। तो उसने कहा कि अरे नहीं, वो ऐसा नहीं, मैंने, यानी लेखक ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो देखिए उस मेहमान ने क्या कहा कि यू डू नॉट नो दिस पीपुल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, यानी मेहमान ने इस बात को कहा कि आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ऐसे कलाकारियों में बहुत महान होते हैं। फिर लेखक आखिर करे क्या? उन्होंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता की स्थिति बनी हुई थी। उसने ऐसा काम तो कभी आज तक उस घर में किया ही नहीं था, बल्कि जब उसने दो चार आने इधर उधर पड़े हुए देखा था तो उसने क्या किया था, उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया था। पर किसी के दिल की बात कोई कौन जान सकता था? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, यानी लेखक बता रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मुझे आखिर ये क्या हो गया, और मैं गुस्से में आ गया और जाकर मैंने बहादुर से पूछा कि बहादुर, मैंने कड़े स्वर में जब कहा तो उसने कहा जी बाबूजी। तो मैंने कहा इधर आओ। बहादुर आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपये उठाए थे? उसने कहा जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय होकर उतर दिया। तो फिर मैंने कहा ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो बहादुर ने कहा कि नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तो फिर पूछ रहे हैं यहाँ लेखक, तुम यहां खड़े नहीं थे? तो उसने कहा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि फिर तेजी से वो बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपये रखे थे, मैं तो बुरी तरह फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर, उसने कहा कि मैं तो बाहर नमक लेने गया था। तो फिर कहा गया कि सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पिटूंगा और पुलिस से सुपुर्द कर दूंगा। और इस तरह लेखक जो थे चिल्लाकर बोले। फिर बहादुर ने कहा कि मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं यहां लेखक को क्या हो गया। उन्होंने सहसा ही उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और आशा कर रहा था यहां कि ऐसा करने के से वह बता देगा। तो तमाचा खाकर वह गिरते गिरते जब बहादुर बचा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और फिर उसने कहा कि मैदार जो थे उन्होंने एक अलग तरह की हरकत पैदा कर दी। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूं। इतना कहकर उन्होंने क्या किया, बहादुर का हाथ पकड़ लिया, उसको दरवाजे की ओर घसीट कर लेकर गए। पर दरवाजे के पास उसे धीरे से बोले कि देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूंगा। पर बहादुर तो लिया था नहीं। बहादुर ने इस बात से फिर इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हों। लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और उससे धीमे स्वर में फिर बोलते और पूछताछ करने लगते थे। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले कि जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सब को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। नहीं, तो इस तरह से चलिए, इतना नुकसान भाग्य में लिखा था, यह रिश्तेदार ने जब बताया। इसके बाद निर्मला जो थी, उन्होंने उसको डराया धमकाया और 2-4 तमचे और जड़ दिए, पर वह नहीं हमेशा कहते रह गया। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाना शुरू हो गया उसके लिए। घर में सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराते शुरू कर दिए। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास अब रहने लगा और काम में उसकी अब लापरवाही होने लगी थी। काम करना उसको पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन यहाँ लेखक जब दफ्तर से वापस आ रहे हैं तो निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है।
अन्य लड़कों का भी पता नहीं था। केवल लड़की जो थी अपनी माँ के पास खड़ी थी, अंगीठी अभी नहीं जली हुई थी, आंगन गंदा पड़ा हुआ था, बर्तन बिना मले हुए रखे हुए थे, सारा घर जैसे ऐसे लग रहा था कि काटने के लिए दौड़ रहा है। तो यहाँ लेखक ने पूछा कि क्या बात है, तो बहादुर के बारे में बताया जाता है कि बहादुर भाग गया। तो लेखक कहते हैं भाग गया क्यों? तीन लोगों ने कहा पता नहीं, आज तो कुछ भी नहीं हुआ था, सवेरे से बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा, दोपहर को खाना भी खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने ही जा रहा था कि हाथ से छूटकर गिर गया और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी वजह से, इसी डर से वो भाग गया कि लोग हमें इसके लिए मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। तो यहां लेखक कह रहे हैं कि फिर कह रही है कि क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही कहां है। तो फिर पूछ रहे हैं लेखक कि क्या कुछ ले गया? तो कहती यही तो अफसोस है कि कोई भी सामान नहीं ले गया, उसके कपड़े, उसके बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ के चला गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझ रखा है। अगर वो कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहनाकर उड़ाकर भेजने का काम करती, हाथ में उसको तनख्वाह भी दे देती, जो तनख्वाह के रुपये थे वो लेके जाता, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। वह तो कुछ लेकर गया नहीं, और वह भी कहा जाए कि और वे 11 रुपये, यानी वह 11 रुपये की बात, कि जो 11 रुपये रिश्तेदार की बात है, अरे वह सब झूठ है। निर्मला बता रही वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि लोग बच्चों को कुछ नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छुपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती हूं? कभी उनके रास्ते में पैसे गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर छोड़ के चले आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ ऐसे लग रहा है कि होड़ रहा है। किशोर को भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। उसने सारा शहर छान मारा था, लेकिन आखिर में वह बहादुर वहां नहीं मिला। और इस तरह से किशोर आकर यह कहने लगा कि अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने भी नहीं देता, उससे माफी मांग लेता और कभी उसे मारने का काम नहीं करता, क्योंकि सच अब ऐसा नौकर हमें कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, ऐसे किशोर कहने लगा। अगर वह कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो मन के अंदर कुछ संतुष्टि हो जाती। और इसके बाद निर्मला की आंखों पर वह आंचल रखकर और रोना शुरू कर देती है। और ऐसे लेखक जो हैं कह रहे हैं कि मुझे बड़ा क्रोध हुआ, और जैसे ही क्रोध आया तो मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरे कलेजे जो थे बैठ रहे थे, क्योंकि जब वहां बहादुर था तो बहादुर के साथ इन लोगों का यही व्यवहार था। चले जाने पे अब रुलाई आ रहा है। मैं वहीं चरपाई पर यहाँ लेखक जो हैं सिर झुकाकर वह भी बैठ जाते हैं। और खासकर मुझे यहाँ लेखक को एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा है। यदि मैं न मारता तो शायद वह कभी नहीं जाता, ये सोच रहे हैं, और वह मन ही मन अफसोस कर रहे हैं। और जैसे ही लेखक जो हैं आंगन पर नजर दौड़ाते हैं तो एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा हुआ होता है, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे हुए होते हैं, स्टूल के नीचे वह भूरा जूता उसका ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जो मेरे साले साहब यानी लेखक के साले साहब जो थे उसके लिए खरीदे थे। और यहाँ लेखक जो है उठकर अलगनी के पास पहुंच जाते हैं और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगते हैं। वहीं गोलियां हैं, पुराने ताश के वहीं गड्डी हैं, खूबसूरत पत्थर हैं, ब्लेड है, कागज की नावें हैं, यह सब कुछ यहीं पे बहादुर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि उसे हमेशा गाली गलौज और मारपीट मिलते रहेगा, जो यह बहादुर को पसंद नहीं है। तो इस तरह से यह पाठ आज का हम लोग का समाप्त होता है। पुनः हम अगले पाठ के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आज के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।